द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और इन्हें भारत की पहली नागरिक होने का सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद लगातार वो सुर्खियों में नजर आ रही हैं। उनके जीवन को लेकर लगातार लोग जो है वो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके जीवन से लेकर जुड़ी बातों को शेयर कर रहे हैं। इसके बाद एक और मांग अब उठी है। रामनाथ कोविंद यहाँ शेड्यूल कास्ट के थे और इसके पहले द्रौपदी मुर्मू के पहले रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे। उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति हैं और इसके बाद अब एक और मांग सोशल मीडिया के माध्यम से समझ में आ रही है। मांग क्या है? मांग यह है कि एससी और एसटी की राष्ट्रपति तो हमने देख लिए हैं, अब प्रधानमंत्री भी हम एससी एसटी का देखना चाहते हैं। आपको यह बता दें कि इसके पहले देश के अंदर ब्राह्मण राष्ट्रपति भी बने हैं, चाहे प्रणब मुखर्जी हो या फिर अन्य, या उसके बाद एक और जो माइनॉरिटी से आने वाले अब्दुल कलाम जो है वो भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन जिस प्रकार एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति पद के लिए नजर आया, ये कुछ ज्यादा ही इसका माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका माहौल इसीलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने एससी एसटी को उसका रिप्रेजेंटेशन देना कभी भी ठीक नहीं समझा, लेकिन वहां से किसी भी एक व्यक्ति को बड़े पदों पर बिठालना, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, ताकि शेड्यूल कास्ट हो या फिर चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, जो आवाजें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकल रही है वो इस चेहरे को देखकर एटलीस्ट शांत हो जाए। तो ये बात एक नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार राष्ट्रपति एससी एसटी के देखे गए हैं, अब लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री भी देश के अंदर एससी एसटी से निकल आए। और ऐसी बात जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। उनका कहना है कि अब हमने जो है एससी एसटी के राष्ट्रपति तो देख लिए हैं, अब दलित या आदिवासी प्रधानमंत्री का इंतजार रहेगा। और इसके बाद लगातार जो लोग हैं इस ट्वीट को लेकर, इस मांग को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि ये सोशल मीडिया पर किस प्रकार की बातें हो रही हैं। एक यूजर का कहना है कि भाई ये जो इंतजार है कभी खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राज रहा है और उसमें जो एससी एसटी का जो दमनकारी, एससी एसटी के लिए जो इस प्रकार से दमनकारी व्यवस्था लागू की गई, जिस प्रकार एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात की गई, उसके बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया आना लाजमी है। यही मैं आपको आगे भी बता दूं कि और भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो सर्वेश ह्यूमनिस्ट लिखते हैं कि ये तो तभी हो पाएगा जब धर्म की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएंगी। धर्म की राजनीति तभी खत्म होगी जब पिछड़े और दलित धर्म के चुंगल से आजाद होगा, जो निकट भविष्य में तो नहीं दिख रहा है। धर्म की राजनीति को ये कारण मानते हैं और इस धर्म की राजनीति की वजह से एससी एसटी के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेशन से दूर हैं, इस प्रकार का कहना सर्वेश का है। वही मयूर लिखते हैं कि वो भी बना देंगे, लेकिन वो हमारे अहमदाबाद के एससी मेयर जैसा होगा, कुछ काम का नहीं होगा। देखिए, अहमदाबाद यह गुजरात में है और गुजरात के अंदर एक शेड्यूल कास्ट का मेयर बनाया गया है और मेयर बनने के बाद उन्होंने समाज का कुछ काम नहीं किया। वो वही बात वो मयूर भी लिख रहे हैं। भूरे लाल लिखते हैं, आप ही हो सकते हैं सर, बाबा साहब के बाद आप ही योग्य दिख रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें जो है वो भूरे लाल लिख रहे हैं। मायावती ने इतने बड़े बहुजन आंदोलन को 15 साल में ही निपटा दिया, अब उनके पास परिवारवाद का अमोघ अस्त्र है। तो ये बहुजन समाज पार्टी पर एक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भूरे लाल दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने विवेक कुमार को ही कहा कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एडवोकेट विजय लिखते हैं कि राजनीति में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बस दलितों और आदिवासियों को आत्मसंतुष्टि हो सकती है कि हमारे समाज का एक सदस्य उच्च पद तक पहुंच गया, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए जुगाड़ रणनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि कुर्सी बहुत ताकतवर है और राजनीति जटिल है। यहाँ पर उनका यह कहना है कि यह जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति को लेकर उनका यह कहना है कि ये दिखाने की कुछ है और खाने की कुछ है। दलितों और आदिवासियों को इसमें संतुष्टि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, कोई एक व्यक्ति है जो उच्च पद पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए हमें कुछ और अलग राजनीति करना होगा और अलग रणनीति की जरूरत है। ये बात एडवोकेट विजय कह रहे हैं।
कुलदीप सिंह का कहना है कि इन सम स्टेट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी एडमिट देमसेल्व्स मूल निवासी, देयरफॉर दे हैज स्टॉप देम विंग विद द पावरलेस चेयर। जय भीम, जय मूल निवासी। तो कुलदीप सिंह का यह कहना है कि जहां पर आदिवासी समुदाय रहता है तो आज भी उनकी हालत किस प्रकार से है, और जहां जिन लोगों को पावर मिला है वो पावर नहीं है, वो पावरलेस है, सिर्फ पद मिला है। आगे मैं बता दूं कि सिद्धराज सोलंकी कहते हैं, सही कहा सर, दलित समाज आदिवासी समाज मांगे प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी जो है वो अब प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। तनवर हरियाणा से कह रहे हैं कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं होगा शायद। ये जो है नरसिंह परेगी, इनका कहना है कि कांग्रेस विल डू, कांग्रेस कर सकती है। ये देखिए, आपको यहाँ पे बता दूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक उन्माद फैलाती है, धर्म की राजनीति करती है और धर्म के आधार पर न्याय करती है, धर्म के आधार पर न्याय व्यवस्था को मैनिपुलेट करती है, धर्म के आधार पर मीडिया को मैनिपुलेट करती है, तो अब लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो इससे अच्छी हो। लेकिन जो कांग्रेस है वो भी इसी आइडियोलॉजी की उपज है। हिंदू राष्ट्र के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और कांग्रेस की स्थापना का एक और उद्देश्य था कि जो सवर्णों को जो रिप्रेजेंटेशन मिले, यही कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस बनाया ही इसलिए गया था कि इस देश के सवर्णों के जो बेटे हैं, सवर्णों के जो वंशज हैं, उन्हें इस देश के अंदर पावर मिले और कंट्रोलिंग पावर में जो सवर्ण है वो रहे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और हालांकि कुछ मतभेद के बाद जो कांग्रेस से आरएसएस बनी और फिर आरएसएस से फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी है, लेकिन कांग्रेस जितनी कट्टर है, कांग्रेस का जितना कट्टरवाद है हिंदू धर्म को लेकर कहो या फिर मनुवादी व्यवस्था को लेकर, मनुस्मृति की 4 वर्णों की व्यवस्था को लेकर उतनी ही कट्टरवाद है जितनी की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं, पत्थर जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी पत्थर है तो कांग्रेस जो है वो थोड़ा तो ईटा है। पत्थर ज्यादा जोर से लगता है और ईटा कम लगता है, लेकिन लगता दोनों है। इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, दोनों जहरीले हैं, दोनों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी व्यवस्था चल रही है, जो अराजकता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिख रही है, इससे अब जो लोग हैं वो वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं, कांग्रेस के दौर में जाना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब की अगर माने तो दोनों भी जहरीले हैं और दोनों खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी खतरनाक है उतनी ही कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने जितने सालों तक राज किया उसने संविधान को कभी अहमियत नहीं दी है, ना ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया उन्हें अहमियत दी, ना ही बहुजन समाज में जन्मे उन महापुरुषों को दिया, ना ही बहुजन समाज से आने वाले अलग अलग जाति के लोगों को दिया। चाहे फिर वो राज्यसभा में भेजने की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को जो है राज्यसभा में नहीं भेजा। वो हमेशा सवर्णों को ही जो है, सवर्णों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देती है। तो कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की जो है अपेक्षा करना, उम्मीद करना, ये तो बेकार बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बता दूं कि साहब जो लायक होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सारांश बगारिया कह रहे हैं कि जो लायक होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो निकल कर आ रही है। और स्वराज लिखना है, भारत बदलना नहीं है, बस दिखावा करना है। प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, उसके हाथ में पावर होती है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री भारत के नहीं बन सकते, भारत को बदलना ही नहीं है, इस प्रकार का दिखावा करना है, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। डीके शर्मा कहते हैं, पहले हमारे दलित और आदिवासी भाई बहनों को उनके त्योहारों पर शुभकामनाएं तो दे दिया करो, सब बधाई केवल ईद को ही दोगे क्या। देखिए, इसमें डीके शर्मा है और ये एक सवर्ण है, उनका यह कहना है कि ईद की बधाई आप दे रहे हैं। देखिए, मानसिकता कितनी खतरनाक है कि बधाई देने को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ईद की ही बधाई दे रहे हैं, त्योहारों की नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की ये मानसिकता बताती है कि आप एक धर्म को लेकर क्या सोचते हैं और दूसरे धर्म को लेकर क्या सोचते हैं।
आपको यह बता दें कि आगे आगे जो है CL सोलंकी कहते हैं बहुत समय लगेगा, लोकसभा विधानसभा में इन्हें सामान्य सीट पर न उतारा जाता, PM के कैंडिडेट की तो सोचो ही मत। उनका यह कहना है CL सोलंकी का, इस बात के लिए काफ़ी समय लगेगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, सामान्य सीट पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नहीं उतारा जाता। ये भी एक बात है कि जिस प्रकार पूना पैक्ट के माध्यम से जो रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत जो रिजर्व सीटें दी गई हैं, चाहे फिर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हो, तो उन जो रिजर्व सीटों पर कभी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कभी भी जनरल सीटों से नहीं उतारा जाता। ये मान सकते, ये इसको देखकर आप इसका आकलन ऐसे कर सकते हैं कि जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को नहीं लड़वाना, ये तो उनकी मजबूरी है कि रिजर्व सीटें हैं, इसीलिए SC ST को रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। वरना वो कभी भी SC ST का अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो वो सारी की सारी जो सीटों पर है, सामान्य सीटों पर कहो, सभी सवर्णों को ही लड़ाते हैं। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि कई जगहों पर OBC को जो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता है, तो उन्हें भी कई जगहों पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। जहां जहां पर कद्दावर नेता है उन्हें ही मौका दिया जाता है, लेकिन OBC का जो रिजर्वेशन का मामला है, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, वो भी अभी भी जो है वो अभी कंफ्यूजन में है। वही SC ST की बात करें तो पूना पैक्ट की वजह से रिजर्वेशन जो मिला है SC ST को, इसीलिए BJP हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उन्हें सीटों पर लड़ाती ज़रूर है, लेकिन कभी भी सामान्य सीटों से नहीं लड़ाती है। और जिन लोगों को जिनको इन रिजर्व सीटों पर जिन लोगों को लड़ाती हैं, उन लोगों को अपना कुछ जो है पावर उनके पास नहीं होता है। सारा का सारा कंट्रोलिंग जो पावर है वो पार्टी के जो आला कमान होते हैं उनके पास होता है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो SC ST का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो पावरलेस है। जो भी कुछ कंट्रोलिंग पावर है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास होगा या फिर कांग्रेस के हाईकमान के पास होगा, और वो समाज के लिए बात नहीं कर सकते, वो जुबान नहीं खोल सकते। SC ST पर होने वाले अन्याय अत्याचार को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर, SC ST के साथ आपराधिक मामले जो होते हैं उस पर बात नहीं कर सकते, उनके रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं कर सकते, प्राइवेटाइजेशन से जो नुकसान SC ST का हो रहा है उस पर बात नहीं कर सकते, आदिवासियों के विस्थापन पर बात नहीं कर सकते, आदिवासी समुदाय के जो अभी भी जो आदिवासी समाज मुख्यधारा से दरकिनार है, बाहर है, आज भी कई आदिवासी समुदाय ने स्कूलें नहीं देखी है, लोकतंत्र का जो स्वाद है अभी तक आदिवासी समुदाय ने नहीं चखा है। वो तमाम बातों को लेकर SC ST के जो लोग हैं, जो कांग्रेस भाजपा से चुनकर जाते हैं, वो कभी भी इन बातों पर कभी सवाल जो है वो हाउस में नहीं उठाते हैं, और जनरल सीटों पर लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आगे मैं बता दूं आपको कि देवांश लिखते हैं, सर मेरा मानना है जब तक बहुजन विचारधारा का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक इस देश के शोषित तबकों का विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी अगर RSS माइंड का होगा तो कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा दबे शोषित लोगों पर, ऐसा उन्हें नहीं लगता है। देवांशु का कहना है कि जब तक बहुजन विचारधारा का मतलब इस देश के SC ST OBC के हित को समझने वाले, इन लोगों की समस्याओं को समझने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक देश का और शोषितों का, देश के जो शोषित हैं उनका विकास नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री चाहे SC ST का हो, लेकिन वो RSS माइंड से बनता है। देखिए, ये इन्होंने जो बात कही है देवांशु ने, ये काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार RSS माइंड का प्रधानमंत्री हो या फिर RSS माइंड का राष्ट्रपति हो, चाहे रामनाथ कोविंद की अगर बात करें तो वो भी RSS से ही जुड़े हुए रहे। उसके बाद अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी और RSS की ही विंग से निकलकर आई हुई महिला है, और वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत है। यशवंत सिन्हा, अगर आप देखते हैं, आपको लग रहा है कि वो विपक्ष का चेहरा है, तो यशवंत चेहरा थे राष्ट्रपति पद के लिए, वो भी RSS से जुड़े रहे।
तो देश के अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तो आरएसएस का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे कद्दावर चेहरा है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के जो अभी गृह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा, वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो इनका यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने सवाल किया है और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि आरएसएस माइंड का होगा तो विशेष कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार रामनाथ कोविंद पावरलेस रहे, जो भी उन्होंने काम किया है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है कि जिसे हम नोटिफाई कर सके कि हाँ रामनाथ कोविंद ने इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ फला काम किया है। वही बात इनका कहना है। आगे मैं और भी बता दूं कि इसी बात को लेकर जो चर्चाएं आगे चल रही हैं, तो सुमित कुमार का लिखना है कि आयरन लेडी बहन जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चल रही है, इसी सिलसिले को लेकर जारी रखते हुए कि देश के अंदर दलित और या फिर आदिवासी प्रधानमंत्री बने। फिर मन्नू कुर्रे इनका कहना है कि बहन जी जो है वो बन सकती है, बहन जी मतलब कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। ठीक है, और भी आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से लोग जो है वो इस बात को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। प्रभा सिन्ही कहती है कि रबर स्टैम्प बनेंगे, पीएम नहीं बनेंगे। उनका यह कहना है कि रबर स्टैम्प के तौर पर जो है वो बनेंगे, पीएम नहीं बनेंगे। अगर दलित और आदिवासी प्रधानमंत्री बनता है तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाएगा, और इनका जो इशारा है वो आरएसएस की तरफ ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो सकता है, ऐसा लग रहा है। आपका इंतजार शायद खत्म नहीं हो पाएगा जनाब, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। तो रंजीत कुमार कुशवाहा कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, आपका जो ख्वाब है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए ट्रोल भी हो रहे हैं। फिर आगे सोनू त्रिपाठी लिखते हैं, क्यों भाई राहुल गांधी जी अब जनजातीय परिवार से होने जा रहे हैं क्या? क्योंकि टोपी पहन चुके हैं, जेएनयू पहन ही चुके हैं, अब वही बचा है। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी, इन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी इन्होंने इसके पहले जो है जो मुस्लिम समुदाय जिस टोपी को पहनता है अपनी आस्था के साथ, वो टोपी राहुल गांधी इन्होंने पहन लिया है। जब उनके परिवार को लेकर, उनके धर्म को लेकर विवाद चला तो फिर उन्होंने जेएनयू भी दिखाया, और अब इनका कहना है कि अब वो आदिवासी बनने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को भी लोग टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को भी कर रहे हैं, राहुल गांधी को कर रहे हैं। सर्वोच्च पद दे दिया, अब आरक्षण खत्म क्यों ना हो। एक और चीज जो है वो देश के अंदर लगातार चलती जा रही है। लोगों का कहना यह है कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था कि अगर इस देश का आदिवासी हो या फिर दलित हो, वो किसी सर्वोच्च पद पर चला जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। इस प्रकार की एक अफवाह चलती हुई नजर आ रही है, और उसी बात के तहत उन्होंने कहा कि सर्वोच्च पद तो दे दिया, अब आरक्षण खत्म करो। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण खत्म करने की, तो ये एक हवा बनाई जा रही है, और ये कहीं और से नहीं, ये वही हेडक्वार्टर से आ रही है ये जो हवा है। प्रधानमंत्री पद के लिए बहन जी की सरकार के कार्यकाल को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ही सही है। सागर जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए बहन जी की सरकार में जो काम हुए हैं उस कार्यकाल को अगर ध्यान में रखें तो बहन जी ही जो है वो सही है और वही प्रधानमंत्री बननी चाहिए। आगे मैं बता दूं कि दलित राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री चलेगी सिर्फ उनकी ही, दलित सिर्फ वोट बैंक का काम करते हैं। अतुल कोहरे इनका कहना है कि दलित राष्ट्रपति हो या दलित प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनके ही विचारधारा का हो, ऐसा उनका कहना है। और ये बीजेपी की तरफ इनका इशारा है। बीजेपी का ऐसा एजेंडा है उनके हिसाब से कि दलित जो वोट बैंक है वो दलित सिर्फ वोट बैंक है, और दलित का वोट बैंक सिर्फ इस्तेमाल करना है। रही बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो वो अपने हिसाब से ही बनाएंगे। विकेश कुमार बौद्ध कहते हैं कि दलितों आदिवासियों को ओबीसी चिंतक जब ये बता रहे थे कि उनका भला बसपा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नए मसीहा तेजस्वी यादव, स्टॉलिन अखिलेश यादव करेंगे, कैसे एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए ये तीनों एक हो गए।
यहाँ भी बता रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले भी लोग आपको संपूर्ण देश के अंदर नजर आ रहे हैं, और वो लोग समाजवाद की बात करते हैं और तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं, अखिलेश को मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं, लेकिन बहन मायावती को सामाजिक परिवर्तन की नेता नहीं मानते, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका नहीं मानते। ऐसे कई विचारवंत हैं जो आज देश के अंदर पनप रहे हैं और देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उन्हीं को ये जो टारगेट कर रहे हैं विकेश कुमार, इनका यह कहना है कि ये जो चिंतक नजर आ रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं और बताते हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या फिर स्टालिन कर सकते हैं। तो ये एक बात है, बहुजन समाज पार्टी कहो या फिर बहुजन आंदोलन कहो, उसका जो टारगेट है, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यह है कि देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन हो, समतामूलक समाज का निर्माण हो और आर्थिक मुक्ति हो। इन 3 बातों के लिए बहुजन आंदोलन चला है। इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लेकर बहुजन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले की और उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब तक यह आंदोलन लगातार चलता रहा और अभी तमाम लोग राजनीतिक स्वरूप में बहुजन समाज पार्टी को इस आंदोलन के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। और ऐसे में जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी के नेता को नेता नहीं मानते हैं, ना ही उनके आंदोलन को अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर जो है विकेश कुमार बौद्ध, इनका कहना है कि सामाजिक न्याय के नए मसीहा के तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को या फिर समाजवादी विचारधारा के नेताओं को बताया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लोग हैं, सामाजिक न्याय के मसीहा वाले जो लोग हैं, ये द्रौपदी मुर्मू का काफी जो है विरोध कर रहे थे, उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए करके वो तीनों एक हो गए। तो इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। योगी भक्त का कहना है कि मायावती जी होगी 2024 में अगली प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर वो चुटकी ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं या फिर फेक अकाउंट है, वो तो देखना पड़ेगा। हालांकि जो डीपी है योगी भक्त की, वो योगी आदित्यनाथ की डीपी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2024 में अगली प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होगी। आगे मैं बता दूं कि नीरज यादव ग्वालवंशी, इनका कहना है कि मनुवादी कभी भी बनने नहीं देंगे, प्रेसिडेंट बनना सिर्फ इनकी चाल है। उनका यह कहना है कि प्रेसिडेंट जो बनाया है वो उनकी चाल है, एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनका एजेंडा है शेड्यूल कास्ट को शांत करवाने का, शेड्यूल कास्ट की जो समस्या है उनसे उनको डाइवर्ट करने का, चाहे फिर शेड्यूल कास्ट की कहो या शेड्यूल ट्राइब की कहो, उनकी जो अपनी समस्या है, वो जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं इस कोरोना काल में कहो, जिस प्रकार से लोगों के घर छीने, जिस प्रकार लोगों के रोजगार छीने, जिस प्रकार बुलडोजर चलाया गया, जिस प्रकार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया, विस्थापित किया गया, उनके अपने घर उनको छोड़ना पड़ा, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के जो है हथकंडे अपनाए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि सब SC/ST को जो है अपने ओरिजिनल मुद्दों से, अपने ओरिजिनल समस्याओं से भटकाने का, डाइवर्ट करने का काम किया है। और दीपशिखा इंद्रा लिखती है कि बेशक और चेहरा भी है एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अपने शासन काल में इतिहास रचा है, वह है भारत की गौरव आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। तो दीपशिखा इंद्रा, इनका कहना है कि बेशक इस देश के अंदर एक ऐसा चेहरा भी है और महान शख्सियत के रूप में वो बहन मायावती जी को देखती है। और उनका कहना है कि शासन काल उनका जो रहा है, उस शासन काल में बहन मायावती जी ने इतिहास रचा है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। अशोक गौतम लिखते हैं कि सही समय की मांग है। यह सही बात है कि देश के अंदर दलित या फिर आदिवासी जो है वो प्रधानमंत्री हो और यह समय की मांग हो, और कई लोगों का यही कहना है। मोहम्मद महबूब लिखते हैं कि दलित या आदिवासी के साथ साथ अब देश पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री का भी इंतजार करेगा। ये भी एक नई मांग निकल कर आ रही है कि लोगों का अब यह कहना है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के कारण कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नेपोटिज्म को खत्म करके ये जो डेमोक्रेसी आई है, इस डेमोक्रेसी के माध्यम से जो कोई भी जो है, जो पहले जो राजा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब जो राजा पैदा होता है, अब जो प्रधानमंत्री पैदा होता है वो किसी
प्राणी के पेट से नहीं, किसी खानदान से नहीं आता, वो लोगों से उभर कर आता है, लोगों से चुनाव जीत कर, लोगों के वोटों से जीत कर आता है। और इसलिए एक और मांग निकल कर आ रही कि एक मुस्लिम प्रधानमंत्री की भी जो देश है वो इंतजार कर रहा है, मुस्लिम प्रधानमंत्री भी देखना अभी बाकी है। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं है वो सोशल मीडिया पर लगातार चलती हुई नजर आ रही है। लोग दलित, आदिवासी के साथ साथ अब मुस्लिम प्रधानमंत्री के चेहरे का भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो वो उनके एजेंडे पर काम करेगी, और अगर कोई स्वतंत्र अपनी पार्टी से बनता है तो वो अपने एजेंडे पर काम करेगा। और अगर कोई लोगों से निकलकर नेता बनता है जो समाज की बात करे, बहुजनों की बात करे, SC ST OBC की बात करे और सर्व समाज की बात करे, तो वो अपने हिसाब से सर्व समाज की बात करेगा। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।